चलो देखो, सबसे पहली बात सॉल्यूशन है क्या। दो चीज़ें ले लीजिए, 2 सब्सटेंसेस ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, उसका कैसा मिक्सचर होना चाहिए, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, देखिए होमोजेनस वर्ड का मतलब अगर हम लोग देखें तो होमोजेनस का मतलब होता है, होमोजेनस वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज़ आपने ली है जिसके जितने भी कंपोनेंट हैं, सपोज ये सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, तो इसके आप कितने भी पार्ट कर दीजिए, सपोज इसके हमने 5 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, सारे पार्ट्स के आप प्रॉपर्टीज को देखो। प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ चीजें आप देख सकते हैं, जैसे उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, फिजिकली वो कैसी दिख रही है, ठीक है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी आप चेक कर लो, आप उसके कलर को देख लो, ठीक है, उसके टेस्ट को देख सकते हो आप, जितनी भी आप प्रॉपर्टीज की इसकी स्टडी करो, सारे पार्ट्स, उसके जितने भी कंपोनेंट आपने कर रखे हैं, सारे कंपोनेंट का अगर प्रॉपर्टी सेम आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और जो सॉल्यूशन बात की गई है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन होगा आपका होमोजेनस मिक्सचर। अब किसका हो सकता है, इन जनरली जो हम बात करते हैं वो वैसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं जिसमें 2 सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम टर्म बोले तो उसको बोला जाता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। एक सेकेंड, मैं नोट भी करवा दूंगी आपको। बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं जो हम बात करते हैं इन जनरली, इन जनरल वे में जो हम बात करते हैं वो हमेशा ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे इन्वॉल्व होते हैं या ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं, बाइनरी की। बाइनरी का मतलब क्या है, बाई का मतलब है 2 सब्सटेंसेस से मिलके बनेगा वो। राइटिंग क्लियर है, 2 सब्सटेंसेस से मिलके बनेगा तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी। इन जनरली इसी की बात की जाती है, जैसे जैसे ही सॉल्यूशन की बात की जाती है, सॉल्यूशन में सबसे बोलते हैं कि सबसे इजी जो एग्जांपल है, घर में शरबत बनाया जाता है ना, शुगर ले लिया, वाटर मिक्स कर दिया, या हमने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया, वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट है इसलिए बाइनरी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन बना लो, उसको आप नाम दोगे टर्नरी। इसमें क्या होंगे, 3 सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होंगे। जैसे सपोज आपने वाटर लिया, क्या क्या मिक्स कर दो आप, सॉल्ट भी मिक्स कर दो, शुगर भी मिक्स कर दो, क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब बात आती है कि ये जो सॉल्यूशन है आपका, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे, किसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, किसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हैं, एक को सॉल्यूट नाम दिया जाएगा, दूसरे को सॉल्वेंट। इसका बेसिस क्या है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, अगर हम बोल रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन को तो एक हो गया आपका सॉल्यूट, दूसरा हो गया आपका क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होगा, विच इज डिजॉल्व, जिसको आप डिजॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्वेंट सिंपल वे में समझा जाता है इन विच वी डिजॉल्व, इन विच डिजॉल्व। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी बोलते हैं
कि आपका जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है उसको सॉल्यूट बोल दीजिए, और जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको आप क्या बोल देते हो, सॉल्वेंट बोल देते हो। ऐसे भी बोला जाता है कि जो लेस अमाउंट है उसको आपने क्या बोल दिया, उसको आपने बोल दिया सॉल्यूट, और जिसका ज़्यादा अमाउंट है उसको आपने क्या बोल दिया, सॉल्वेंट बोल दिया। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज इसको नोट कर लो, बाकी पीडीएफ तो जाएगा। ये छोड़ो, होमोजेनस मिक्सचर नोट करो। हेमांग देवांग क्लियर है? मानस? डेफिनेशन नहीं लिखनी है। फास्ट शॉर्ट वे में नोट कर लो। नहीं, आपकी ये क्लास वर्क कॉपी रहेगी ना, ये क्लास वर्क कॉपी होगी। नोट्स तो आप प्रॉपर घर पे बनाओगे, ठीक है। जो प्रिंटेड नोट्स हम देंगे, जो ये पीडीएफ होगा, जो बुक होगी, उसको मिला करके बनाते हैं। इसको तो शॉर्ट में एज इफ नोट कर लो। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कुछ खास ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को पता होती है। नेक्स्ट पे करूँ? मैथ्स क्लास में भी आपने नोट करना होता है, नोट करो। तो साथ साथ नोट किया, रुक के किया, साथ में भी करते गए। देवांग आप लोग नोट कर रहे हो ना? एज इफ नोट कर लो फास्ट। तो अभी हमने क्या समझा, सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजेनस मिक्सचर क्या है, ठीक है। और सॉल्यूशन है क्या, होमोजेनस है। प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, होमोजेनस प्रॉपर्टी होगी। हेट्रोजेनस मिक्सचर अगर बोला जा रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है फिर वो, ठीक है। उसमें क्या होगा, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल भी अलग हो सकती है, केमिकल भी अलग हो सकती है, टेक्सचर देखने में अलग हो सकता है, टेस्ट अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, कोई केमिकल टेस्ट, कोई केमिकल रिएक्शन डिफरेंट दे सकते हैं। बाकी होमोजेनस में सारे सेम होंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो वो आपका है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट वो है जिसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हो। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था, अगर हम बोले शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन था, इसमें शुगर क्या है, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। हो गया, ये बात सबको मालूम है, इसमें कुछ खास ऐसी बात है नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई डेली लाइफ में या अपने आसपास हम लोग इंडस्ट्री में, डेली लाइफ में कितने तरीके के सॉल्यूशंस हम देख सकते हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें कुछ कैटेगराइज किया गया है कि
कैसे कैसे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या आप देख सकते हैं। देखो, जैसे अगर टाइप की बात करो तो आप ऐसा भी देख सकते हो, सॉलिड को आप सॉलिड में ही डिसॉल्व करो। ऐसा कोई सॉल्यूशन सोचा समझा है क्या कभी? सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, अभी जैसा हमने देखा, अभी हमने क्या किया था, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था। क्या था इसका एग्जाम्पल? शुगर प्लस वाटर ले लिया था हमने। हाँ, सॉलिड का सॉलिड। देखो, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एलॉय। डिफरेंट टाइप के एलॉय हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक सॉलिड मेटल दूसरे सॉलिड मेटल में डिसॉल्व होती है। इसका मतलब वहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे एलॉयज हैं। ब्रास की अगर बात करूं तो इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं? कॉपर एंड जिंक, दो मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर होता है। इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि दोनों की प्रॉपर्टी एकदम सेम हो जाती है। मतलब कॉपर की प्रॉपर्टीज नहीं देगा, जिंक की नहीं देगा, कुछ ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, और उसको हमने नाम क्या दिया है उस एलॉय को? ब्रास। तो जितने भी एलॉयज होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड का सॉलिड में होमोजेनस सॉल्यूशन कह सकते हो। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया, सॉलिड को लिक्विड में कर दिया, अब किसी सॉलिड को गैस में। कोई एग्जाम्पल ऐसा दिमाग में आता है? फिर हम लोग लिक्विड को डिसॉल्व करें सॉलिड में, फिर लिक्विड को लिक्विड में, मतलब जो ये तीनों स्टेट्स हैं ना, इनको चेंज कर करके लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर दें। ये भी टाइप हो सकता है। जैसे सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करो, कोई सोचो कोई एग्जांपल दिमाग में आता है? सॉलिड को गैस में, जैसे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन में हम लोग बोलते हैं ना कि ऑटोमोबाइल से कार्बन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो कार्बन के पार्टिकल्स किस में डिसॉल्व हो रहे हैं? एयर में डिसॉल्व हो रहे हैं ना। तो ये जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए? वो सॉलिड हो गए, है ना। और जो गैस हो गई वो क्या हो गई? एयर हो गई। एयर आपको पता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, इसका मिक्सचर है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर रहा, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। हाँ, नेप्थलीन बॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है देवांग, मानस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है उस क्लास से इस क्लास में? अब देखो, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहा है, तो अब सॉल्यूट में हमें लेना है लिक्विड, और आपका जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? सॉलिड। जो इधर हमने लिखा है वो सॉल्वेंट लिखा है, ये है हमारा लिक्विड। तो इसका कोई एग्जाम्पल सोचते हैं हम लोग, कौन सा ऐसा हो सकता है? जैसे अगर हम लोग बात करें मरकरी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में एक रिएजेंट यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अमलगम। क्या नाम देते हैं? अमलगम। इसमें क्या किया जाता है? जैसे हमने बोला जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम का मतलब है मरकरी को डिसॉल्व करोगे जिंक में। किसको डिसॉल्व करोगे? मरकरी डिसॉल्व इन अदर मेटल। कोई भी हो सकती है, जैसे सोडियम में डिसॉल्व कर दोगे तो सोडियम अमलगम नाम दे दोगे।
हमने बोला जिंक अमलगम, नहीं वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। जैसे जिंक है, जिंक अमलगम की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखा जाता है इसको, जिंक Hg। ठीक है, अगर हमने बोला सोडियम अमलगम तो ऐसे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में NaHg। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड कौन है, मरकरी, वो होगा सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है हमारा, और ये क्या है हमारा, सॉल्वेंट। क्लियर होती है इतनी बात सबको? इसके बाद हम लोग देखते हैं लिक्विड लिक्विड का, लिक्विड गैस का। ठीक है, कभी जैसे अगर आप देखो मतलब आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, जो भी हो, अल्कोहल जो लोग लेते हैं, ड्रिंक करते हैं जो लोग, कई बार वो अल्कोहल लेने वाले बोलते हैं इसमें आइस डालना है, आइस क्यूब्स डालने हैं, है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, अल्कोहल है वो किस में डिसॉल्व होगा, अल्कोहल। अब आइस क्या है, वाटर ही तो है केमिकली, H2O ही तो है, डिसॉल्व होके क्या बन जाता है, आइस। जब उसमें डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा जिसको लिया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड इन लिक्विड बोलेंगे। हाँ जी, हाँ, शुगर भी लिक्विड, हाँ, बाद में जाके क्रिस्टलाइज हो सकती है, लेकिन डिसॉल्व फॉर्म में डिसॉल्व हो, जब आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या है, सॉलिड है ना। ठीक है, अच्छा आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे हो कि हमने तो आइस डाली, तो आइस तो सॉलिड था, तो हमने सॉलिड और लिक्विड का क्यों नहीं बोला। ठीक है, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये लिक्विड स्टेट में चली गई, हम लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन को बताना चाहते हैं इसलिए। तो ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड इन गैस, लिक्विड को आप गैस में डिसॉल्व कर रहे हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल है, लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करना है हमारे आसपास, कोई सोचो, कोई एटमॉस्फेयर में दिखता हो ऐसा कोई, लिक्विड इन गैस, कोई देखा है? नाइट्रोजन कहाँ पे? अच्छा अच्छा, देखो एक लिक्विड होता है CHCl3, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ये एक लिक्विड है। ठीक है, इसको डिसॉल्व किया जाता है, कई जगह पे यूज किया जाता है इसको, एयर में भी डिसॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन में भी डिसॉल्व करते हैं। तो ये बनाता है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिक्सचर, जिसको हम लोग, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, ये डिसॉल्व है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन क्या है आपकी, गैस। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड इन गैस। अभी नोट करना होगा ना आपको। अच्छा सारे टाइप बता दूं। अब देखो लिक्विड इन गैस हो गया, अब कौन सा रह गया, हमने कर लिया है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, फिर हमने किया सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन सॉलिड, और फिर हमने किया लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। ठीक है, और अब हम करने वाले हैं, अब हम ऐसा लेंगे जिसमें गैस को डिसॉल्व करेंगे, गैस को डिसॉल्व करेंगे सॉलिड में, गैस को डिसॉल्व करेंगे आपका किस में, लिक्विड में।
ठीक है, गैस को गैस में करेंगे, गैस को गैस में बताइए, कोई बताना चाहता है? एयर है, गैस इन गैस, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, गैस को डिसॉल्व करते हैं। देखो गैस को पहले किस में डिसॉल्व करें? सॉलिड में, गैस इन सॉलिड। दूसरा हम लेते हैं गैस इन लिक्विड। तीसरा हम लोग लेते हैं गैस इन गैस, ठीक है। गैस इन गैस का तो सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर में क्या होता है? एयर को हम बोलते हैं ना होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या क्या हो गया आपका? N2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, अदर गैसेस भी हैं, ठीक है। तो ये गैस इन गैस का एग्जांपल है। अब हम बात करें स्लाइड, अब हम बात करें गैस इन लिक्विड। किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करो। देखो गर्मी का दिन है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पी जाती है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करो तो वाटर में CO2 डिसॉल्व किया जाता है। CO2 को डिसॉल्व करते हैं हम लोग किस में? वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो CO2 हो गई आपकी गैस, हाई प्रेशर इस पे लगाया जाता है और वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसीलिए वाटर आपका हो गया सॉल्वेंट, इसमें वाटर आपका सॉल्वेंट है, CO2 आपका सॉल्यूट है। हाई प्रेशर से इसको फिल कर दिया जाता है। इसीलिए जब लिड ओपन करते हैं हम लोग तो क्या होता है? बहुत प्रेशर से गैस CO2 बहुत प्रेशर से रिलीज होती है। फिर उसके बाद बात करूँ अब गैस इन सॉलिड। एक केमिकल रिएक्शन होता है, 11th में हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। बहुत सारी जगह यूज होता है, पर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन। उसको समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे समझ लेते हैं। हाइड्रोजन ऐड किया जाता है किसी सॉलिड में, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड करते हैं सॉलिड में, तो ये जो हाइड्रोजन का एडिशन है वो होता कैसे है ये देखते हैं हम लोग। देखो इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, गैस इन सॉलिड। प्रोसेस क्या बता रहे हैं आपको? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का सिंपल मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 मॉलिक्यूल आप ऐड करा रहे हो किसी कंपाउंड में, H2 क्या करा रहे हो? ऐड करा रहे हो, ठीक। रिएक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, कोई एल्कीन है, इसके ऊपर आप हाइड्रोजन ऐड कराते हो, तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। या तो आप निकेल ले लो, पीटी ले लो या पैलेडियम ले लो, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। निकेल ले सकते हो, पीटी ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो। हाइड्रोकार्बन आपका अनसेचुरेटेड होगा, या तो डबल बॉन्ड वाला होगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। उसके ऊपर ये हाइड्रोजन एडअप होती है। हाइड्रोजन एडअप होती है, जिस तरीके से रिएक्शन सिंपल वे में दिख रहा है इस तरीके से एडअप नहीं होती। पहले होता क्या है कि जो भी कैटलिस्ट आपने लिया है, निकेल लिया है या प्लैटिनम या पैलेडियम, इसकी सरफेस होती है, ये मान लो इसका सरफेस है, ये निकेल मेटल है, ठीक है। इसकी सरफेस पे पहले ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये एड्सॉर्ब होता है, आके एड्सॉर्प्शन होता है। इसके सरफेस पे H2 आके एडसॉर्ब होता है, H2 एडसॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से ये जो एल्कीन है ये फ्लो कराई जाती है। ये जब एल्कीन फ्लो कराई जाती है तो ये निकेल जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इस रिएक्शन को तेज करता है, तेजी से हाइड्रोजन को एडअप कराता है और डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू
सिंगल बॉन्ड। क्लियर है बात सबको? तो ये जो कैटलिस्ट है जिसको हम ऐसे लिखते हैं H2Ni या H2PD लिख दिया जाता है या H2PT लिख देते हैं, प्लैटिनम। ये जो कपल है ये कैसे काम करता है? ये काम करता है गैस इन सॉलिड। क्लियर है? नोट कर लीजिए। लास्ट स्लाइड करी थी, कहाँ से करना है? यहाँ से हो चुकी है, सबकी हो चुकी? हो चुका? ये वाला कर लो, जिसने नहीं किया है वो कर लो। क्लोरोफॉर्म एंड N2 ये एक्चुअली उसमें यूज करते हैं एनेस्थीसिया में, ठीक है? कोई कंपाउंड नहीं बनाता ये, हाँ उसके लिए क्या कहते हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह में यूज किया। अब तो कम यूज किया जा रहा है, अब दूसरे कंपाउंड यूज किया जा रहा है। हाइड्रोजनेशन हाँ, रेने निकल भी यही है, दूसरा नाम दिया गया उसको रेने निकल। रेने साइंटिस्ट का नेम हो गया, क्योंकि किसी किसी प्रोसेस को कोई डिस्कवर करते हैं ना तो उसकी बेसिस पे नाम लिख दे देते हैं। तो उसको अलग टेम्परेचर में करते हैं। हाँ, सारे स्टूडेंट्स नोट करेंगे है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन? हेमांग, देवांग, मानस और कौन थे? दीपक, रिद्धिमा भी हैं। हाँ अच्छा, वॉइस क्लियर है सबको? रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ कनेक्शन? सबको क्लियर है ना? हाँ हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट में भी 11th में भी करा होगा, फिर से अच्छे से कर लेते हैं। कई बार जेई में एक क्वेश्चन निकाल देते हैं इसका, और इजी क्वेश्चन होता है। अगर चीज़ें ढंग से समझी हुई है, कैलकुलेशन ठीक है, क्वेश्चन निकल जाता है इसका, इस टॉपिक का, कंसंट्रेशन का, ठीक है? सॉल्यूशन के भी बड़े बड़े से फॉर्मूलाज शुरू में आपको लगेंगे, बट क्वेश्चंस निकल जाते हैं। मतलब जब आप सारे टॉपिक कर लोगे तो तब आपको लगेगा कि नहीं, इसके क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम हाँ देखते हैं कितने टर्म्स हो पाते हैं। अब देखो ये क्या है, अच्छा ये ब्रास एग्जाम्पल, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के पिक्चर्स मैंने डाल दिए थे, ठीक है? तो ब्रास से बना हुआ है, ये आपका हो गया कार्बन एंड एयर, ठीक है? वैसे ये छोटे बच्चों की चीज़ें होती हैं। H2, ठीक है? हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर एड अप हुई है, ये वो पिक्चर है जिसमें हाइड्रोजन जो है निकल के क्रिस्टल के ऊपर एड अप हुई है। अब देखो ये वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चार्ट है ना, जो हम लोगों ने अभी बात करी थी। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। सर की राइटिंग ऊपर तक होती होगी, यहाँ तक जाती होगी, है ना? चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है? इस वर्ड का मतलब कौन कौन जानता है पहले मुझे बता दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। पहले आप बताओ थोड़ा सा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छे से याद नहीं है, अच्छा आप बताएंगे? मेजरमेंट, आइडिया नहीं है, अच्छा ऑनलाइन में कौन बताएगा? रिद्धिमा बताइए।
कंसंट्रेशन का मतलब जानते हैं? मैम कितना वो कंटेंट करता है, मतलब कि इसमें कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्यूशन है। अच्छा, गुड, कुछ तो बताया। हेमांग, मैम एक मिक्सचर में कोई कंपाउंड कितना है, मतलब रिलेटिवली कितना ज़्यादा है? अच्छा, कितना डिसॉल्व किया गया है किसी मिक्सचर में, ये कह सकते हैं, हाँ? NaCl तो उसमें Na कितना है उसमें। अच्छा, देवांग, और कोई बताना चाहता है? मानस, दीपक, कंपोजिशन एमपीसी मिक्सचर में कितना परसेंटेज कितना परसेंटेज ऐड किया? ठीक है, कुछ सब लोग सही है। देखो, कंसंट्रेशन का मतलब पहले समझते हैं, कंसंट्रेशन टर्म यूज़ क्यों किया गया सॉल्यूशन में, क्या इसका मीनिंग है। देखो, किसी भी सब्सटेंस को किसी अदर सब्सटेंस में हम जब डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हमें दोनों का अमाउंट पता है, मेजरमेंट पता है, तो हम जो अमाउंट कैलकुलेशन है या जो हम अमाउंट बता रहे हैं उसको, उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे सपोज सिंपल वे में अगर हम बोले कि हमने शुगर ले लिया, शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी शुगर यूज़ करते हैं घर पे खाने में? सुक्रोज होती है, C12H22O11 फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। फॉर्मूला से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। शुगर हमने लिया, सपोज हमने 100 ग्राम शुगर ले लिया, ठीक। अब इस 100 ग्राम शुगर को 1 लीटर वाटर में हमने डिसॉल्व किया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम पर 1000 ml, या आप बोल सकते हो 100 ग्राम पर लीटर इसका कॉन्सेंट्रेशन है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कितना सॉल्यूट का अमाउंट है, कितना सॉल्वेंट का अमाउंट है, या कितना सॉल्यूट का अमाउंट है और कितना टोटल सॉल्यूशन बन रहा है। उसके अमाउंट को अगर आप डिनोट करते हो, वो ml में भी कर सकते हो, वो आप ग्राम्स में भी कर सकते हो, वो kg में भी कर सकते हो, यूनिट चेंज हो सकती है। बट अगर आप इस चीज़ को डिनोट करते हो, इसको मेंशन करते हो, इसको मेज़र करते हो, इसको एक्सप्लेन करते हो, तो उसी को सिंपल वे में हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे सपोज फिजिक्स में आप लोग डिफरेंट वो पढ़ते हो ना, जैसे मान लो एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, तो एरिया आप मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हो, और कोई यूनिट भी ले सकते हो। भाई एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट होती है, एंगस्ट्रॉम स्क्वायर में भी कर सकते हो। अलग अलग जितनी आपकी मेजरमेंट की यूनिट है उसमें एरिया को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट आपके यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट के तरीके होते हैं, कह सकते हैं। उन तरीकों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, या यूनिट्स भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल जो है उसको हम S से डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ग्राम पर लीटर। अब आप बोलोगे ये आपने तो यूनिट लिख दी ग्राम पर लीटर, इसका मतलब क्या है? मतलब समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या आप कह सकते हो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution। अगर आपका सॉल्यूशन 1 लीटर है तो उसमें आप कितने ग्राम्स डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्यूट के, वही अमाउंट होगा आपका
क्या, ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, या उसी को स्ट्रेंथ एस से भी डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास सपोज यही दिया हमने कि 5 ग्राम शुगर लिया, इसको डिसॉल्व किया, 2 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर ग्राम पर लीटर में बतानी है तो क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर में बताना है तो क्या हो जाएगा हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन। भाई 5 ग्राम्स 2 लीटर में हमें कॉन्सेंट्रेशन किस में डिनोट करनी है, पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना डिसॉल्व है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 2 लीटर में है कितना 5 ग्राम, तो 1 लीटर में हाफ हो जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये जो 2.5 नंबर होगा यही इसकी क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्लियर है? देखो सॉल्यूट का कितना अमाउंट आप 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हो, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, वही अमाउंट होता है आपका ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। इस क्वेश्चन में 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया था 2 लीटर में, ठीक है। तो हमें ग्राम पर लीटर पता है, पर लीटर का मतलब 1 लीटर में कितना डिसॉल्व करोगे, भाई 2 लीटर्स में 5 हो गया तो 1 लीटर में सिंपली हाफ हो जाएगा, सॉल्यूशन का अमाउंट हाफ करते ही हाफ आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो जैसे कॉन्सेंट्रेशन में ये तो एक मोटी मोटी बात हमने समझ ली। अगर डेफिनेशन वाइज हम जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज बता दी जाएगी एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब टेम्परेचर चेंज करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में हम बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो कई सारे कॉन्सेंट्रेशन आपके चेंज होते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। इसमें सबसे पहला ग्राम पर लीटर हमने देख लिया। अब दूसरा आता है मास परसेंटेज, सेकंड है आपका मास परसेंटेज, या इसको बोलते हैं W/W परसेंटेज, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी आपको कैसे क्वेश्चन में, W/W परसेंटेज में, या निकालनी होगी आपको। अब ध्यान क्या रखना है, ये जो फर्स्ट W है, जो फर्स्ट टर्म है वो सॉल्यूट को डिनोट कर रहा है, और ये जो सेकंड वाला टर्म है ये किसको डिनोट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन को। तो ऐसे याद रखते हैं, यहाँ जो परसेंटेज में जितने भी ऐसे लिखे जाएंगे उसमें ये डिनोट करता है सॉल्यूट को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब होता क्या है, कैसे निकालेंगे, W/W परसेंटेज का जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप कितना अमाउंट डिसॉल्व करते हो, आप ग्राम में अगर अमाउंट ले रहे हो इसका तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जैसे हमने इसके पहले ग्राम पर लीटर जब लिया था तो बोला था कितने ग्राम आप डिसॉल्व करते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे भी परसेंटेज टर्म आता है वहाँ पे आपको पता है कि जो टोटल होगा वो 100 होगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और स्पेशली ये अमाउंट किस में होगा, ब्रैकेट में ग्राम्स लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर W/W परसेंटेज निकालना है तो क्वेश्चन में कोई डेटा जो भी आपको गिवन हो उसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है वो कैलकुलेट करोगे तो आपका W/W परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन कर ले इस पे एक। कृतिका क्लियर हो गया? ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वही है, या तो यूनिटरी मेथड से आप कर लो या फॉर्मूला से अगर आप क्वेश्चन को निकालना चाहते हो तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका मास परसेंटेज का। ठीक है, इस पे शायद मैंने कोई न्यूमेरिकल डाला तो है, कोई हो तो करवा दिया जाए। लास्ट स्लाइड दिखानी है ये? या तो फॉर्मूला से कर लेंगे क्वेश्चन को या तो हम लोग कैसे करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे कि डेफिनेशन हमें याद है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है, वही कैलकुलेट कर लो, वही हमारी बात हो जाएगी। ठीक है, आगे कोई मास परसेंटेज का क्वेश्चन मैंने डाला है, एक बार देख लेते। एक सेकेंड, क्वेश्चंस मैंने यहीं पे डाले थे। लेकिन मोल फ्रैक्शन कराया नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पहले कराना पड़ेगा। चलो पहले सिंपल कर लेते हैं, आप लोग करके बताएंगे। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई आप करके बताइएगा, है ना। बस याद क्या रखना है, W/W है तो दोनों को आपको ग्राम में लेना है, W/V है तो एक का ग्राम होगा दूसरे का वॉल्यूम होगा, V/V है तो दोनों का वॉल्यूम होगा। दोनों हैं कौन, पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे एक हम लोग। पेन कहाँ गया भाई? देखो, सपोज आपको दे रहे हैं कुछ कह रहे हैं, देखो आपको दे दिया कि आपने 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व करते हो आप 250 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन आप 250 ग्राम बनाते हो। आपको कैलकुलेट करना है W/W परसेंटेज। 8/5। अच्छा, सब लोग कैलकुलेट करके देखिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ निकाल लो। 1.66 फॉर्मूला आपके सामने है, निकाल लो। आगे कितना आ रहा है बेटा? 8/5 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो कंपोनेंट आपका NaOH डिसॉल्व था तो NaOH का मास कितना है? कंपोनेंट जो भी है
या सॉल्यूट भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या है सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो करना है। ये आपका 4 है, ये कितना है 250 और ये कितना है 100, ठीक है। टेबल से कट कर दो, ये हो गया आपका दिस और ये क्या हो गया 25 की टेबल से कट कर दिया ना, तो 16 बाई ये आ रहा है क्या, 16/10 1.6, ठीक है। कैलकुलेशन प्रॉपर है, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, कई बार मेरा वीक हो जाता तो कर लेंगे ऐसे। आप देखो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। तो सिंपल है, आपको क्या बताया, V/V परसेंटेज का मतलब है ये सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, आप कह सकते हो ml of solute that is dissolved in 100 ml of solution। क्वेश्चन में जो भी अमाउंट दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सोल्यूट है वो कैलकुलेट कर लीजिए, V/V परसेंटेज सॉल्यूशन का आ जाएगा। या फॉर्मूला से करना है तो जो भी कंपोनेंट है आपका जो सोल्यूट है उसका कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन को अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यूनिट लेंगे ऊपर अगर ml ले रहे हो तो नीचे भी ml ले लो, अगर ऊपर लीटर में ले रहे हो तो नीचे भी आप लीटर्स में ले लो, दोनों यूनिट सेम लेनी है, सॉल्यूट की भी और सॉल्यूशन की भी। 100 से मल्टीप्लाई करना है जैसे किसी भी परसेंटेज में करते हैं, तो सिंपल है। एक और होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। पहले हमने मास बाई मास किया जिसको W/W बोला। जैसे अगर आप कह सकते थे कि W तो फिजिक्स में हम लोग डिनोट करते हैं वेट, और वेट और मास तो डिफरेंट होता है, लेकिन केमिस्ट्री में कई बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मास बाई मास को W/W भी लिख देते हैं, तो ऐसा GV नहीं लगाना है, यहाँ पे स्मॉल g लगाते हैं ना वेट में। अब ये है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें आपको क्लियर है, इसको W/V परसेंटेज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन है, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, भाई डिसॉल्व तो सोल्यूट ही होगा ना, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे ले लो आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम्स में ले लो, ठीक है। यहाँ पे ले लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में ले लोगे ml में, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आएगा वो नंबर होगा W/V परसेंटेज, ठीक है। नोट करना है पीछे की स्लाइड्स को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स करना है, पीछे करूँ स्लाइड, हो गया है। बाकी सब लोग कैसी आवाज आ रही है, नए बच्चे भी बताते रहें कहाँ आपको समझ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। और कर ले कंसंट्रेशन,
एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मिलियन का मतलब तो आप जानते ही हो, मिलियन क्या होता है 10⁻⁶, ठीक है। तो जैसा वर्ड से हमें पता लग रहा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm की बात कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन की। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी हमने बात करी थी क्या, परसेंटेज की। तो परसेंटेज में हम क्या देख रहे थे, हम बोल रहे थे 100 ml सॉल्यूशन हो या 100 ग्राम सॉल्यूशन हो, उस 100 ml सॉल्यूशन या 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, उसी को कभी उसके हम ml ले रहे थे, कभी हम उसके ग्राम्स ले रहे थे। वो डिपेंड कर रहा था कि ये ऊपर वाली यूनिट क्या है, ये W/V है, V/V है, W/V है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो ग्राम लेना है या ml लेना है, ठीक। अब यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे ppm आ गया। तो बस चेंज इतना है कि जो हम 100 ml ले रहे थे उसकी जगह पे हमें लेना है 10⁻⁶, ठीक है। मतलब 10⁻⁶ में कितना पार्ट सॉल्यूट का डिसॉल्व है उसको हम बोलते हैं ppm कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ppm निकालना है हमें तो हम लिखेंगे कंपोनेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ये हो जाएगा ppm, ठीक। एक एग्जाम्पल करते हैं इसका तो बात आगे आपको और क्लियर होगी। जैसे मान लो हमने बोला सपोज हमने बोला कि 0.0025 ग्राम फ्लोराइड, ठीक है, डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन 5 kg ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर में फ्लोराइड होता है, सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, ये सब इम्प्योरिटी के फॉर्म में होते हैं। तो अगर वाटर आपका प्योर वाटर नहीं है, उसमें कोई चीज़ डिसॉल्व है तो वो सॉल्यूशन हो गया एक तरीके से। हम ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये कोई सॉल्यूशन है जिसको हम बोल रहे हैं वाटर। अब आप बोलोगे वाटर तो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें फ्लोराइड की इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो इसमें डिसॉल्व कौन है, फ्लोराइड, ये सॉल्यूट है। ये जो वाटर है ये कैसे काम कर रहा है, सॉल्यूशन की तरह। फ्लोराइड डिसॉल्व हो गया इसमें तो ये वाटर पूरा बन गया सॉल्यूशन, ठीक। बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ दिस फ्लोराइड सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ दिस वाटर आपको निकालनी है ppm में, ठीक है। ppm में निकालना है। करना क्या, देखो जितना जो भी सॉल्यूट का जो भी अमाउंट है, ठीक है, उसकी यूनिट सेम लेनी है, नीचे टोटल जो सॉल्यूशन का अमाउंट है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया इसको ग्राम में सपोज, तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे टोटल को और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। कैसे, देखो ppm कंपोनेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट मल्टीप्लाई, वहां पे परसेंटेज में 100 से कर रहे थे, यहाँ पे किससे करेंगे 10⁻⁶। कोई भी स्टेप क्लियर नहीं हो, ऑफलाइन वाले तो सामने बैठे हैं, सामने से बोल देंगे, आप लोग भी सामने से बोल दीजिए, ठीक है। सब लोग सुन पा रहे हैं,
कोई स्टेप क्लियर नहीं हो, रिपीट कराना हो, ये हमने ग्राम में रख दिया फ्लोराइड का अमाउंट, तो हमें आपको सॉल्यूशन भी किस में रखना पड़ेगा, ग्राम में। 5 kg है तो आप ग्राम, हाँ अब कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, मेरी कुछ खास नहीं है, आप सब मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो सबके पास मैथ्स होगी, देख लो। ये 10⁻³ है, 10⁻³ हो जाएगा, ये आपका 2.5 हो जाएगा ऊपर, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। क्लियर है? हाँ नहीं नहीं, हाँ यही तो बताना चाह रही थी क्वेश्चन की शुरुआत में। देखो ये जो वाटर है ना, ये पूरा वाटर, ये जैसे कोई पॉन्ड है मान लो, ठीक है, उस पॉन्ड में ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर में ये फ्लोराइड डिसॉल्व है, ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो है 5 kg, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट डिनोट किया जा रहा है वो आपका सॉल्यूशन का है, ठीक, इम्प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझना पड़ेगा, इसमें इम्प्योरिटी वगैरह लिख करके देते हैं क्वेश्चन में। पीपीएम जो यूज किया जाता है, देखो ध्यान रखेंगे कि पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया, ये बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए यूज करते हैं, छोटी कोई चीज अगर बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व हो ना, तो उसके लिए पीपीएम या पीपीबी यूज करते हैं। अब पीपीबी क्या है, पीपीबी भी इसी तरह, बिलियन का क्या मतलब होता है, बिलियन जो नंबर लिया जाता है क्या होता है, 10⁻9 होता है शायद बिलियन, ठीक है। एक टर्म होता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, अभी हमने पढ़ा था पार्ट्स पर मिलियन, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पीपीबी, और छोटी यूनिट होती है ये कंसंट्रेशन की, वो कोई इम्प्योरिटी हो, बहुत कम अमाउंट में हो, मतलब मान लो आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.00000, बहुत सारे ज़ीरो लगा के फिर कोई अमाउंट हो, तो उतने मिलीग्राम्स में हो, बहुत कम हो, तब ये पीपीबी आपका यूज़ करते हैं हम लोग। अब वही सिंपल फंडा है, वहाँ पे 10⁻6 में था, यहाँ 10⁻9 में हो जाएगा, वही अमाउंट है, सेम टू सेम। पीपीबी निकालना है आपको, तो क्या करना है, कंपोनेंट का अमाउंट टोटल अमाउंट, टोटल का मतलब टोटल सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9। क्लियर है सबको? अब देखो कभी कभी ये जो पीपीएम और पीपीबी के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें मास ना दे करके वॉल्यूम दे देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ों का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, ये आप ग्राम में भी ले सकते हो और ml में भी ले सकते हो, ठीक है। जब ग्राम में लोगे तो कंपोनेंट को भी ग्राम में लोगे और टोटल को भी क्या लोगे, ग्राम में लोगे, दोनों चीजें ग्राम में लोगे। जब वॉल्यूम ml में लोगे तो दोनों चीजें आप किस में लोगे, ml में। ऐसा नहीं कि एक को दूसरे में ले लिया और एक को दूसरे में ले लिया और हम आंसर निकाल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। कभी कभी ml में भी दिया होता है और ppm निकालना होता है आपको, तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। पीछे करना है, बैक करना है, नोट कर लो सब लोग। वॉइस क्लियर है मेरी? हो गया, आज के लिए इतना रहने दो, क्या कहते हो? इंट्रो क्लास है अपनी, नहीं बोलो तो एक यूनिट और बता दो, चलो एक और कर लेते हैं, है ना।
भाई बहुत सारी हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है आगे वाली। एक और कर लेते हैं। फ्रैक्शन पढ़ा है ना सब लोगों ने? फ्रैक्शन सबने ही पढ़ा है। फ्रैक्शन सबने पढ़ा हुआ है ना? छोटी क्लास से पढ़ते हैं हम लोग, ये तो 6-7 से पढ़ते हैं। कैसे निकालते हैं? कोई एंटाइटी है, कोई भी चीज़ है, बॉल है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को शेडेड कर दिया। अब शेडेड का फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? शेडेड का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन? 1/4 बाई शेडेड 1 है, 4 इक्वल पार्ट है टोटल आपका। तो क्या किया इसमें? शेडेड का निकालना था तो शेडेड को लिया ऊपर और नीचे क्या लिया? टोटल लिया, यही तो किया। ठीक है, अनशेडेड होता तो 3/4 आ जाता। ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन। अब यही चीज हमें यूज करनी है कहाँ पे? मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन क्या है देखो, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हम इन जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूट होगा, एक होगा अपना सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लो हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स पता है। ठीक, जैसे मान लो हम बोले ये n मोल्स हैं आपके ये सॉल्यूट के, मोल्स निकालने सबको आते हैं। ये मान लो कैपिटल N है, ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं। ठीक, ये हमको मालूम है। अब बोला गया आपसे कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे फ्रैक्शन था वैसे ही मोल फ्रैक्शन है। ठीक, क्या निकालना है, किसका निकालना है? अलग अलग कंपोनेंट का पूछा जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है मान लो हमको। ठीक है, X से डिनोट करते हैं, ये सॉल्यूट का निकालना है हमको। तो अभी हमने देखा था सिंपल फ्रैक्शन में शेडेड डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। हाँ, X मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने की मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूट के मोल्स हमने स्मॉल n लिए, तो यहाँ पे स्मॉल n लगा देते हैं। अब टोटल मोल्स तो इन दोनों का एडक्ट होगा भाई, सॉल्यूशन में दोनों चीजें। कृतिका समझ आ रहा है? हाँ बेटा, नींद वींद तो नहीं आ रही, थक तो नहीं गए चेहरे से लग रहा है। n डिवाइडेड बाय n। अब ये सॉल्यूट का था, अगर सॉल्वेंट का निकालना होता तो क्या करते? सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर आ जाते, जो भी कंपोनेंट का निकालना है उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें निकालना है, हाँ हेमांग कुछ कह रहे हैं, नोट कर रहे हैं? अच्छा ठीक, कर लीजिए। बस इस पे क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं आपको, या एक क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो क्या करें? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स हैं कैपिटल N, ये हो जाएगा टोटल।
ठीक है। जब कैलकुलेशन किए गए सारे, तो कैलकुलेशन से डेराइव किया गया, ये पता लगा कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हो, मतलब वो बाइनरी सॉल्यूशन हो, टर्नरी सॉल्यूशन हो, क्वाटरनरी हो, 5 चीज़ें मिलाई गई हो, 6 चीज़ें मिलाई गई हो, जितने भी कंपोनेंट उसमें मिक्स किए गए हैं, अगर वो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, तो उसमें सारे कंपोनेंट का अगर आप अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालो तो उसका टोटल 1 आता है। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन में भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, हमने बोला ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, टोटल 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ क्या बोला गया कि जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप, एडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट is equal to 1। याद रखेंगे ये पॉइंट। इस केस को अगर बात करो जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें एक सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, तो हम क्या कह सकते हैं इस केस को, x ऑफ सॉल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1। दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडक्ट क्या होगा, 1। कोई सॉल्यूशन अगर उसमें 5 कंपोनेंट है, सपोज A, B, C, D, E, 5 कंपोनेंट है, सबके मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको, या 4 के मोल फ्रैक्शन गिवन है, एक का निकालना है, चारों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करो, 1 में से माइनस कर दो, 5वें का आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब नेक्स्ट इस पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। अब देखो, 2 चीज़ों को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। फाइंड आउट W/W परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज विद मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं थोड़ा सा। पहली बात, निकालना क्या है सॉल्यूशन का, W/W परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, वाटर का W/W परसेंटेज निकालना है। What happened? आपको वाटर का W/W परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, नीचे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यही तो चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, ये आ जाएगा। अब ये दोनों अमाउंट हम कहाँ से लाएं वो देखते हैं। क्वेश्चन में एक ही डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज विद अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.1। ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.1। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 कंपोनेंट हैं तो दोनों का एडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x ग्लूकोज प्लस x वाटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यहां तक क्लियर है सबको, ये 0.1 गिवन है तो x वाटर आ जाएगा, x वाटर क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा।
देख पा रहे हैं सब लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट कैसे निकालें? अब सोचना पड़ेगा हमें। मोल्स चाहिए इसके लिए। मोल्स कहाँ से निकालें? देखो, पॉइंट 1 मोल फ्रैक्शन है। आपका 0.9 आ गया वाटर का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो अगर ध्यान से सोचो तो कुछ ऐसा कर सकते हो क्या कि हम लोग ये अप्लाई करें, कोई फॉर्मूला क्रिएट करते हैं इसमें। देखो, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वाटर का, तो यहाँ पे आप मोल्स ले रहे हो किसके? वाटर के, और यहाँ पे आप मोल्स ले रहे हो वाटर प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यही तो ले रहे हो, हाँ? और अगर आप मोल्स फ्रैक्शन निकालते हो ग्लूकोज का तो क्या लेते हो यहाँ पे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब आप बोलोगे ये कर क्यों रहे हैं हम? ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? x ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय x ऑफ ग्लूकोज। ये n ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय n ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, यहाँ तक आ जाएगा अपना। n ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय n ऑफ ग्लूकोज। अब और कुछ किया जा सकता है इसमें? सोचो, ये आपका है 0.9, ये है आपका 0.1, n ऑफ वाटर आ गया, n ऑफ ग्लूकोज आ गया। प्रीवियस स्लाइड पे 0.9, ये ग्लूकोज का 0.1 था, वाटर का पता नहीं है, दोनों का एडक्ट 1 होता है, माइनस कर दिया। अब आगे कुछ कर सकते हैं इसमें? सोचो, ये रेशियो आ गया 9/1, क्या कर सकते हैं? ध्यान से सोचो। n ग्लूकोज n वाटर, अच्छा देखो, ये मोल्स ऑफ वाटर है तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएगा? ग्राम्स ऑफ वाटर, ऐसे ही तो आएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, ऐसे ही आएगा। मोलर मास 18 होता है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय, इसका शायद 180 होता है, ग्लूकोज का निकाल के देखना आप लोग। C6H12O6 कितना आएगा इसका मोलर मास? जरा निकालो। ये हो गया 72, ये हो गया 12 और ये हो गया कितना? 16, 6 जा कितना होता है? 16, 6 जा 96, पक्का सही बताना। हाँ 180 आ रहा है तो, हाँ जी 174 नहीं, 180 या 280 इतना ही मुझे याद है।
हाँ 180 आ रहा है, देखो ना सीधे सीधे 180 आ रहा है, एडअप कर लिया हमने। 96 16 6 जा C6H12 O6 है ना, पूरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। तो इसका अमाउंट आ गया 18, ये नीचे आ गया मोलर मास, ये आ गया 180, इधर है 9/1। अब ग्लूकोज का अमाउंट ग्राम और इसके ग्राम, इसमें रिलेशन हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और एक को अगर x मानो, दूसरे को x के टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग। हाँ मैथ्स की तरह देखो कर ही लेते हैं। यहाँ तक नोट हो गया हो तो कर लें आगे, मूव करें आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आ गया अपना, यहाँ पे आ गया अपना 9/1.9 था ना, तो 9/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया ग्राम्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पे आ गया ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 180 का, तो 180 का टर्म ऊपर हो जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 10, देख पा रहे हैं सब लोग, वो 10 अगर इधर आता है तो ये आ गया 9/10। ये ग्राम्स ऑफ वाटर है, यानी वाटर का अमाउंट, वाटर लिख देते हैं, ये आ गया ग्लूकोज, ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक। मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको वाटर का, ठीक है, या W/W परसेंटेज निकालना है वाटर के टर्म्स में, यानी वाटर को ऊपर लेना है, नीचे लेना है टोटल, ठीक। तो क्या करें, यहाँ पे ग्लूकोज की जगह वाटर ले लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज का अमाउंट अगर हमें निकालना है तो ग्लूकोज को इधर लेफ्ट में ले आओ, ये 10/9 वाटर आ जाएगा, ये अमाउंट है, ग्लूकोज और वाटर लिख दिया हमने, बट है ये अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10/9 वाटर, ठीक। अब लगा लो सीधे सीधे, ये निकालना, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, यहाँ पे टोटल लेना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। वाटर का अमाउंट को हम लिख देते हैं वाटर सीधे सीधे, या x ले सकते हो, x मान सकते हो, या वाटर ही लिख दो सीधे। ग्लूकोज की जगह पे 10/9 वाटर लिखेंगे। अब टोटल में तो वाटर होगा प्लस ग्लूकोज होगा, तो यहाँ 10/9 वाटर आ जाएगा ऐसे। अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वाटर का अमाउंट ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका बन जाएगा फ्रैक्शन, और सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर होती है बात सबको? ठीक है, आज की क्लास करते हैं ऑफ। हाँ, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दो।